नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। आज मेरी पहली वीडियो है। मैं पहले ही आपसे नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जब तक वीडियो पूरी ना हो, जब तक आपको मुझसे कुछ सीखने को ना मिले और जब तक आप लोगों का एप्रिसिएशन और प्रोत्साहन मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। पहले आप देखिए, उसके बाद अगर कुछ सीखने को मिलता है तो आगे प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं, मोटिवेट करने के लिए मुझे आप सहयोग दें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा ही टॉपिक है और बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ऐतिहासिक टॉपिक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर क्या है, शीत युद्ध क्या है, तो आज मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। ठीक है, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, 12th क्लास का बच्चा हो, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, इवन लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा, और इवन जो मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी कोल्ड वॉर के लिए काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसे हम हिंदी बोलते हैं शीत युद्ध। कहने के लिए क्या है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए, इसके बारे में आज मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कहां से करना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं फैक्ट्स में लिखूंगा उसको बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। आपको काफी चीजें सीरियल वाइज बिल्कुल मैं एक एक स्तर पर आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करने के लिए मैं आपको बता दूं कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ था, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। अब जब पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, मैं आपको बता दूं, पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग नहीं लिया था और अदर कंट्री ने भाग लिया था, लेकिन अमेरिका ने भाग नहीं लिया था। मैं आपको बता दूं कि पहले विश्व युद्ध के बाद हमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या किया कि 1920 में एक संस्था स्थापित कर दी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। इस संस्था को स्थापित किया गया 1920 में, लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां थी जिसकी वजह से इसको पूरी तरीके से फिर से इसको ध्वस्त करना पड़ा, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और दूसरा विश्व युद्ध जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में स्टार्ट हुआ था। अब दूसरे विश्व युद्ध में मैं आपको बता दूं कि दूसरा विश्व युद्ध जो है आपका, ये दो ग्रुप के बीच में हुआ था। कौन कौन से दो ग्रुप थे? पहला ग्रुप तो जो था आपका फ्रेंडली ग्रुप और दूसरा ग्रुप था आपका एलीज ग्रुप, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। आइए समझते हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश सम्मिलित थे और कौन से देश धुरी राष्ट्र में सम्मिलित थे। तो इसको भी हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो मित्र राष्ट्र में मैं आपको बता दूं, फ्रेंडली ग्रुप में कौन कौन था, आपका यूएसए था, अमेरिका, यूएसएसआर था आपका, फिर आपका ब्रिटेन था, फिर आपका फ्रांस था। फर्दर मैं धुरी राष्ट्र में बात करूं तो आपका इटली था, जापान था, जर्मनी था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था इन्हीं के बीच में हुआ था, और जैसे ही वॉर हुआ इसमें जो हमारा फ्रेंडली ग्रुप था ये जीत गया और ये हार गया। अब इसका कॉम्बिनेशन बताता हूं। यूएसए ने जापान पर 1945 में 1945 में 6 अगस्त और 8 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था, जिसे लिटिल मैन और फैट मैन के नाम से हम जानते हैं। अब मैं बता दूं आपको, 6 अगस्त और 8 अगस्त 15 टन और 20 टन का था। आज भी जापान में अपंग बच्चे पैदा होते हैं, डिसेबिलिटी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन 1945 में जब बम गिराया था जापान पर, तब जापान ने चैलेंज करके कहा था कि मैं 10 साल में अपनी अर्थव्यवस्था वैसे के वैसे लेकर आऊंगा जैसे पहले थी। उसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद जर्मनी से लड़ाई हुई, इटली, ये कॉन्सेप्ट था। बट मेन आपका जो यूएसए का जापान के लिए आपको जानना जरूरी है। इटली का क्या रोल था, जर्मनी का क्या रोल था, मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट है आपका, बट आपको ज्यादा बेसिक जो आपको जानना है यूएसए के बारे में जानना है। यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में बम गिराया था। नाउ फर्दर मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूं तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा पॉइंट पर। अब जब ये ग्रुप हार गया, अब इस ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रांस की इकोनॉमी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, फ्रांस अपने आप को आत्मसमर्पित कर चुका था। देखिए, वॉर युद्ध जो होता है वो दोनों ग्रुप में होता है और दोनों ग्रुपों का नुकसान भी होता है यहाँ पे। तो फ्रांस जो था उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी, ब्रिटेन की भी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी।
यहीं से कॉन्सेप्ट था। ब्रिटेन की जैसी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई 1945 में उसने भारत को आजाद करने का प्लान कर लिया था। और जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो बनाऊंगा तो 1946 के बाद मैं आपको बताऊंगा कि 1946 में पहली बार ब्रिटेन ने कैबिनेट के मिनिस्टर भेजे और वहीं से भारतीय संविधान का आईन तैयार करने का प्रावधान दे दिया गया। नहीं, फर्दर समझते हैं। तो इसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी, इसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। अब जो लड़ाई थी वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में शामिल थी, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशल रिपब्लिक। प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो सोवियत संघ की ये फुल फॉर्म है ना। अब जो शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो कब शुरुआत हुई? तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जैसी खत्म होते हुए एक कोल्ड वॉर छिड़ गया। किसके किसके बीच में? वो मैं आपको बता दूं, वो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया जिसको शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब कहने के लिए वॉर नजर आ रहा है, कहने के लिए आपको ये वॉर नजर आ रहा है, बट सवाल ये है कि क्या ये सही मायने में युद्ध था? जी नहीं। ये युद्ध के लिए हमें वेपन्स, हथियार, परमाणु शस्त्र, एटॉमिक एनर्जी, जितनी भी चीजें होती है इसका इस्तेमाल करना। बट ये जो लड़ाई थी ये युद्ध नहीं था, ये विचारों की लड़ाई थी। अब थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यूएसए जो था ये कैपिटलिस्ट था। कैपिटलिस्ट मींस मैं अगर कहूं तो पूंजीवादी, और जो यूएसएसआर जो था ये समाजवादी था। कहूं तो मैं कहूं तो सोशलिस्ट। नहीं, आइए अब इसकी आइडियोलॉजी में हम समझते डिफरेंस क्या होता है। आइडियोलॉजी, इनकी सोच क्या थी? तो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी विचारधारा का मतलब होता है कि ये कहते हैं कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो, मतलब सरकार जो है कम से कम अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करे। यूएसएसआर सोशलिस्ट समाजवादी, जिसमें सब कुछ सरकार के अंडर में हो, संसाधनों का एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इक्वल हो, ठीक है, एक प्लानिंग इकोनॉमी हो, मींस योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हो। तो ये सोचती, ये कहता था कि सरकार का इंटरफेयर ना हो, ये कहता था कि पूरी तरीके से सरकार का इंटरफेयर हो। तो यूएसएसआर समाजवाद को बढ़ावा देता था और ये पूंजीवाद को। तो आइडियोलॉजी क्या थी? अब कोल्ड वॉर की मैं डेफिनेशन बताता हूं 3 पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला, बिना हथियारों के लड़ा गया युद्ध, पहला पॉइंट, मतलब बिना किसी वेपन के ये वॉर हुआ, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, एक दूसरे के ऊपर आरोप तथा प्रत्यारोप, मतलब यूएसए कहता है यूएसएसआर को कि तू गलत है और यूएसएसआर कहता है कि तू गलत है। मींस यहां पे लड़ाई किस चीज की है? आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, मेंटालिटी की लड़ाई है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, बिना हथियारों के लड़ा गया युद्ध। दूसरा पॉइंट, एक दूसरे के ऊपर आरोप तथा प्रत्यारोप। तीसरा पॉइंट, पूंजीवादी विचारधारा तथा समाजवादी विचारधारा के बीच टकराव, मींस कैपिटलिस्ट थॉट, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में क्लैश होना, इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अब मैं फर्दर थोड़ा सा मैं आपको आगे मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगा, तो बिल्कुल इधर ध्यान से देखिएगा, आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे अगर मैं बढ़ूं तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें समझना जरूरी है कि यूएसए में कौन सी कंट्री थी और यूएसएसआर में कौन सी कंट्री थी। तो यूएसए में मैं आपको बता दूं कौन कौन सी कंट्री थी। आपका ब्रिटेन था, फ्रांस था, स्वीडन था, स्पेन था, नॉर्वे था एंड डेनमार्क। ये सारी कंट्री जो थी आपकी यूएसए में थी। ये जितनी भी कंट्री थी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग में थी। दूसरे साइड में यूएसएसआर जो सोशलिस्ट था, इसमें कौन था आपका? रशिया था, पोलैंड था, हंगरी था, बल्गेरिया था एंड रोमानिया था। ये कंट्री जो थी यूएसएसआर में थी और ये कंट्री सारी की सारी जो सपोर्ट में थी वो यूएसए के सपोर्ट में थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों कंट्री ने अपने आप को बाइफरकेट कर दिया। अब इन लोगों ने क्या करा कि अपनी अपनी कुछ संधि बनाई, ट्रीटी बनाई, उसके बारे में आप समझना जरूरी है। बिल्कुल मैं स्टेप वाइज चल रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ठीक है। पहले हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताना है, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताना है, फिर हमें कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। कोल्ड वॉर में कैपिटलिस्ट थॉट क्या था, सोशलिस्ट थॉट क्या था, फिर इन कंट्री ने अपने अपने टीम्स बनाई प्रॉपर तरीके से। नाउ अब ट्रीटीज बनाई गई, संधियां बनाई गई। अब इस संधियों को बनाने का क्या उद्देश्य है उसको भी समझते हैं। तो अमेरिका ने यूएसए में
तीन संधि बनाई थी, नेटो, सीटो एंड सेंटो। ये 1949 में स्टैब्लिश हुआ था नेटो। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो उत्तर पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। सीटो, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, ध्यान से समझिएगा। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जब स्टैब्लिश हुआ था 12 मेंबर थे, राइट नाउ अभी 29 मेंबर है प्रेजेंट में। सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। सेंटो सेंट्रल ईस्ट नेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो ये तीनों ग्रुप जो फॉर्म किया था, ट्रीटी बनाई थी, ये अमेरिका ने बनाई थी। अब यूएसएसआर ने बस एक ही ग्रुप बनाया था अपना, बहुत सिंपल था, दैट वाज द वार्सा पैक्ट। इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1955 में किया गया था। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों ने अपने ग्रुप क्यों बनाए? सिंपल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है कि अमेरिका ने जो अपने 3 ग्रुप बनाए थे और यूएसएसआर ने अपना एक ग्रुप बनाया था। इनका मेन मोटिव ये था कि पूरी दुनिया में जो हमारी आइडियोलॉजी फैल रही है, एक दूसरे की जो आइडियोलॉजी फैल रही है, उसको किस प्रकार से रोका जाए। दोबारा समझिए, किस प्रकार से उसको रोका जाए। मींस आप ये कह सकते हैं कि यूएसए की जो कैपिटलिस्ट थॉट फैल रही है, कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी विचारधारा जो पूरे विश्व में फैल रही है, उसको रोकने का काम कौन करेगा? वार्सा पैक्ट करेगा। और ये तीनों मिलकर वार्सा पैक्ट की विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा है, उसको किस प्रकार से रोकेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये हो गया आपका ये। अब अगला क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा फेमस है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके पेपर में भी आते हैं और बच्चे काफी कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। ठीक है, सो अब समझते हैं कि एक क्वेश्चन आता है, क्यूबन क्राइसिस क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट, बहुत फेमस क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमें सीरीज के दायरे भी पढ़ने हैं कि किन किन रीजन से कोल्ड वॉर काफी इन्फ्लुएंस हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे हम नैम के बारे में भी पढ़ेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, कब नींव रखी गई थी, इसके संस्थापक देश कौन थे। ये भी कहा कि जो कंट्री थी, बड़ी बड़ी कंट्री यूएसएसआर, ये छोटी कंट्री से अपने रिलेशन क्यों स्टैब्लिश करती थी, इनका मेन मोटिव क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे। धीरे धीरे हम स्टेप वाइज सारे टेक्स्ट को समझेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो मैं आपको बता दूं क्यूबन क्राइसिस क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्यूबा मिसाइल संकट। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ये है क्या। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट जो है आपका, वो क्या कहता है? सो 4 पॉइंट पे मैं इसको खत्म कर दूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप 1961 से 1962 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना आपको कि 1961 में हुआ था, 1962 में हुआ था, कंफ्यूजन नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट, क्यूबा जो था ये अमेरिका का छोटा सा आइलैंड था। पहला पॉइंट, क्यूबा जो था ये अमेरिका का छोटा सा द्वीप था, आइलैंड था। दूसरा पॉइंट, यूएसएसआर जो था ये क्यूबा को फाइनेंशियली हेल्प करता था। मतलब यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ जो था, वो क्यूबा को कूटनीतिक वित्तीय सहायता प्रदान करता था। ठीक है, पहला आइलैंड किसका था? वो यूएसए का था। क्यूबा जो था आइलैंड किसका था? यूएसए का था। लेकिन फाइनेंशियल हेल्प कौन करता था? यूएसएसआर करता था। तीसरा पॉइंट, 1961 में क्यूबा के एक नेता थे, लीडर थे, जिनका नाम था निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव ने क्या करा कि क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में परिवर्तित कर दिया। मतलब अपने सारे के सारे जितने भी वेपन्स वगैरह, आर्म्स वगैरह जो थे, वो सारे के सारे क्यूबा पर लाके छोड़ दिया। ठीक है, यहां पर बिठा दिया। अब इस बात की जानकारी अमेरिका को कितने दिन बाद पता चली? लगभग 3 वीक बाद अमेरिका को यह बात पता चली, 3 हफ्ते बाद पता चली। तो अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में क्या करा कि जितनी भी सोवियत संघ की तरफ जहाजी जंगबेड़े आ रही थी, जितने भी जहाजी जंगबेड़े आ रही थी, उन सबको रोक दिया। और ये जो पॉइंट था ना, इस चारों पॉइंट के बेस पर यह कहा गया कि हो सकता है कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में युद्ध की स्थिति बन सकती है। इन कारणों की वजह से इसे क्यूबन क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। इनके वजह से क्या हो सकता है कि
स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन किसी कारणवश रुक गया, ये युद्ध रुक गया और ये आइडियोलॉजी में बदल गया। इसी को हम क्यूबन क्राइसिस के नाम से जानते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। और जिस कारण युद्ध रुका उसको हम अवरोध की स्थिति कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवरोध। किसी कारणवश युद्ध का रुक जाना वो क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबन क्राइसिस भी आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक जो है हमारा है कि शीत युद्ध के दायरे क्या है, किन किन कारणों से कोल्ड वॉर जो था इन्फ्लुएंस था, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो फर्स्ट वन इज 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी। 1948 में क्या हुआ था कि जर्मनी जो था आपका दो भागों में बांट दिया गया था। 1961 में एक वॉल खड़ी कर दी गई थी, मैं बताऊंगा। 1948 आप ये समझो, बर्लिन की नाकाबंदी कर दी। आपको पता जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है। सो बर्लिन में बेसिकली जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था 1961 में, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, पूर्वी जर्मनी एंड पश्चिमी जर्मनी। 1961 में आप ये समझिए, पहले 1948। दूसरा 1950 में कोरिया संकट, ठीक है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिस्प्यूट था, ये भी कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर को काफी इंफ्लुएंस कर रहा था। तीसरा 1955 से 1974 के बीच में वियतनाम संकट, ये बहुत बड़ा संकट था। इसमें वियतनाम ने अमेरिका तक के भी छक्के छुड़ा दिए थे, अमेरिका को भी अच्छी तरीके से डरा दिया था पूरी तरीके से। वियतनाम संकट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। सो ये हुआ था। फिर आपका 1956 में क्या हुआ था कि यूएसएसआर ने हंगरी पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। लास्ट आपका 1962 और 1 लिख सकते हैं 1961 क्यूबन क्राइसिस। ये जो आपके शीत युद्ध के दायरे हैं, मींस इनके कारण कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर काफी इंफ्लुएंस हुआ था। एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, हालांकि इसके बारे में डिस्कस नहीं है बट फिर भी बताता हूं मैं, दैट इज कॉन्गो। कॉन्गो मैसेकर जो भी संकट प्रॉब्लम हुई थी, कॉन्गो में भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो कॉन्गो संकट भी आप कह सकते हैं। सो ये आपके रीजनेबल ग्राउंड से, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1948 में बर्लिन को पूरी तरीके से घेर लिया गया और 1961 में बर्लिन में एक दीवार खड़ी की गई जो जर्मनी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी जर्मनी एंड पश्चिमी जर्मनी, मतलब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को भागों में बांटती है। और ठीक 28 साल बाद 1989 में 9 नवंबर 1989 को ठीक 28 साल बाद इस दीवार को गिरा दिया गया था। जैसे इस दीवार को गिराया गया था, सोवियत संघ यूएसएसआर का अंत होना स्टार्ट हो गया था। एक बहुत बड़ा कारण है बर्लिन की दीवार, ठीक है। कोरिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का डिस्प्यूट था, ठीक है। 1955 में वियतनाम संकट मैं डिस्कस करूंगा वियतनाम के बारे में भी काफी डिटेल में, क्योंकि वियतनाम ने अमेरिका के भी छक्के छुड़ा दिए थे। 1956 यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने हंगरी पर कब्जा किया था। 1961 क्यूबन क्राइसिस मैंने बता दिया। 1955 का कॉन्गो संकट के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का आता है जिसके बारे में आप लोग काफी चिंता में रहते हैं, काफी अच्छा टॉपिक है, दैट नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। नैम जिसे हम बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब ये है क्या, इसको बनाया क्यों गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसमें देश कौन से शामिल थे, नेता कौन कौन से शामिल थे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सुनाओ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ये टॉपिक करके, फिर हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी तरीके से समझें। सो नैम के बारे में समझू। अब मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड, पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ, और जो तीसरी दुनिया, जो थर्ड वर्ल्ड आया, वो आपका गुट निरपेक्ष, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, नैम की पहली बार जो बात की गई थी, जब ये डिस्प्यूट चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर एंड यूएसए में डिस्प्यूट चल रहा था कि कौन सी कंट्री को आना चाहिए हमारी टीम में, कौन सी कंट्री को नहीं आना चाहिए। इवन इंडिया को भी अमेरिका ने भी ऑफर किया था, बट इंडिया ने क्या करा, मोस्ट प्रोबेबली यूएसएसआर का साथ दिया। बहुत सारी जो रेडिकल कंजर्वेटिव विचारधारा वाले लोग, जो वामपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा वाले, इवन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी कहना था कि इंडिया को यूएसए के साथ जाना चाहिए था। और इंडिया उस वक्त कोल्ड वॉर में अगर यूएसए का साथ देता तो क्या होता, तो आज हम कहां से कहां होते। लेकिन इंडिया ने क्या करा, नैम की पॉलिसी फॉलो की। नैम क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब समझते हैं, इसकी पहली बार बात जो की गई थी 1955 में बार्डुंग शिखर सम्मेलन में। बार्डुंग शिखर
सम्मेलन में इसकी पहली बार बात की गई थी। ये अफ्रो एशिया का एक समिट था, अफ्रो एशिया का एक समिट था। बार्डूम शिखर सम्मेलन में 1955 में गुटिपेक्स्टा की पहली नींव रखी गई थी। नींव बोले तो पहली बार जो बात की गई थी 1955 में गुटिपेक्स्टा की बात की गई थी। नहीं, अब समझते हैं गुटिपेक्स्टा के संस्थापक देश कौन कौन से हैं और इसके नेता कौन कौन से। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला इंडिया के आपके जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरा मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर। इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकुर्नो। घाना के वामे एनकुरमा। और यूगोस्लाविया के टीटो, जोसेफ ब्रॉस टीटो। तो ये 5 देश ने, 5 नेताओं ने मिलकर गुटिपेक्स्टा की नींव रखी 1955 में बार्डूम शिखर सम्मेलन में। और पहला इसका जो समिट किया गया था, पहला जो इसका पहला गुटिपेक्स्टा का पहला जो सम्मेलन किया गया था वो कब किया गया था? आपका पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी, ठीक है दोबारा बताता हूं मैं आपको, यूगोस्लाविया की कैपिटल बेलग्रेड में हुआ था। दैट वाज द बेलग्रेड। 25 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, 25 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 17 जो अभी लास्ट में 17 जो शिखर सम्मेलन हुआ था, ये आपका जो हुआ था 2016 में हुआ था। एंड 2019 में जो हमारा 19वां शिखर सम्मेलन जो था, 19 जो हमारा नैम का जो समिट था, ये कहां पे हुआ था? अजरबैजान में। ये आपका अजरबैजान में हुआ था, 2020 में होना है, लेकिन अभी इस वक्त की स्थिति को देखकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। सो ये आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सो गुटिपेक्स्टा संस्थापक देश हो गए। गुटिपेक्स्टा की नींव क्यों रखी गई थी? गुटिपेक्स्टा का मतलब क्या था? दोनों गुटों से बराबर की दूरी बनाए रखना, पहला पॉइंट। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में शांति स्थापित करना, तीसरा पॉइंट। दोनों गुटों से बराबर की सहायता लेना। भारत की पॉलिसी थी, भारत ने नैम की पॉलिसी को अपनाकर पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से इसको फॉलो किया, ठीक है। यहां तक वो क्लियर होगा। अब एक सवाल आता है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां थी, ये छोटे देशों से अपने संबंध क्यों बनाती थी? ये भी सवाल आ जाता है आपका कि बड़ी बड़ी कंट्रियां थी, ये छोटे देशों से अपने संबंध क्यों बनाती थी? सिंपल है, अगर अमेरिका किसी छोटे देश से अपना संबंध बना रहा है तो इसका रीजन ये था, पहला पॉइंट, अपने वेपन को रखने के लिए, हथियारों को रखने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करे, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि वहां पे इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, इकोनॉमिक हेल्प के लिए, ठीक है। सो ये छोटे छोटे काम थे। यूएसएसआर हो गया, यूएसए में छोटी छोटी कंट्रीज अपने रिलेशन स्टैब्लिश करती थी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, हम फायदा इसका उठा सके। उम्मीद है, मुझे लगता है कि यहां तक काफी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। ये जो चीजें थी मैंने, तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कुछ भी आपको इससे ज्ञान मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए और कमेंट में ये लिखिए कि मैं अगला टॉपिक किस सब्जेक्ट पे बनाऊं। मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा, मैं स्कूल्स के चैप्टर भी कवर करूंगा, मैं कॉलेजेस के भी चैप्टर कवर करूंगा, इवन लॉ के भी स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। लॉ में भी आप कमेंट करिए कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पे कवर करना है। धन्यवाद। बड़ों का प्यार, छोटों का साथ चाहिए और मेरे बराबर के जो लोग हैं सपोर्ट है। धन्यवाद।